गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों, जल्दी से आज की सेशन से जुड़ जाएं। चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। जल्दी से सभी साथी आ जाइए, क्लास शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी हम करवा रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। शैक्षणिक अभिरुचि की तैयारी चल रही है। 2 क्लासेस हमारी चलती है। दोपहर 1 बजे की क्लासेस हिंदी ग्रामर की है और अभी की जो क्लासेस है 5 बजे इवनिंग की। तो शैक्षणिक अभिरुचि जैसे शिक्षण अभिरुचि भी कहते हैं। ठीक है, आज की क्लासेस हमारी शुरुआत हो रही है। कल की क्लास में हमने सिर्फ सिलेबस पर चर्चा किया था। शिक्षण अभिरुचि की आज की जो क्लास है साथियों, उसमें हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों के प्रति अभिरुचि। एक शिक्षक का बच्चों के प्रति क्या अभिरुचि होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अभिरुचि क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे शुरू करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए साथियों। सभी चीज़ों को जाने इसके पहले हमें अभिवृत्ति को जानना आवश्यक है। तो शिक्षण अभिवृत्ति को जानेंगे और अभिरुचि को जानेंगे। ये 2 अलग अलग शब्द आपको लगता है केवल माइनर सा डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा होगा साथियों, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि। अब अभिवृत्ति चूंकि हमारे सिलेबस में अभिवृत्ति है, आप पहले अभिवृत्ति को समझो। अभिरुचि भी उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो अभिवृत्ति क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार। अर्थात देखो, अभिवृत्ति मतलब व्यवहार ही है। ठीक है, अभिवृत्ति मतलब व्यवहार ही है। तो शिक्षकों का छात्रों के प्रति अभिवृत्ति से तात्पर्य क्या है? एक शिक्षक छात्र के प्रति कैसा व्यवहार करता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में इसलिए पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है साथियों, क्योंकि जो पेपर देने वाला है वो आपको एक शिक्षक समझ रहा है। ठीक है, आप शिक्षक बनोगे, बीएड डीएड करोगे, तो आप छात्रों को रख कर क्या सोचते हैं, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से। उसी की वजह से ये आपका चैप्टर रखा गया है। ठीक है, तो आप एक शिक्षक हो और एक शिक्षक की दृष्टि में छात्र का व्यवहार कैसा हो, ये चीजें इसमें पढ़ा जाएगा। तो किसी वस्तु, संस्था, स्थिति के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार ही अभिवृत्ति कहलाता है। समझ गए अभिवृत्ति को? अब इसको परिभाषित रूप में हम समझने का प्रयास करें तो देखो, रेमर्स, रूमेल तथा गेज ने इसको परिभाषित कैसे किया। अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप में प्रतिक्रिया करती है। कहने से तात्पर्य है साथियों कि ये जो अभिवृत्ति है एक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी पदार्थ हो, है ना भाई, उनके साथ व्यवहार कैसे करता है। भाई व्यवहार 2 तरीके से करेगा, एक तो निगेटिव है और एक होता है पॉजिटिव, है ना। तो उनका व्यवहार कैसे होगा, एक शिक्षक के ही दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एक शिक्षक का छात्रों के प्रति सकारात्मक व्यवहार है या नकारात्मक व्यवहार है। अर्थात व्यवहारों का अध्ययन ही अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति मतलब अध्ययन नहीं कह सकते, ठीक है ना। अभिवृत्ति अर्थात उनके व्यवहार ही। ठीक है, समझ गए इसकी परिभाषित रूप को। अब देखो, ये जो अभिवृत्ति है 2 प्रकार की, अभी हमने कहा ना, एक तो है सकारात्मक व्यवहार या सकारात्मक अभिवृत्ति जिसे भावात्मक कहते हैं, और एक है नकारात्मक जिसे निषेधात्मक। अब बात करें जब हम सकारात्मक की साथियों, तो किसी वस्तु, संस्था, व्यक्ति, धर्म या विचार या प्रक्रिया के प्रति विश्वास, पसंद, आकर्षण, स्वीकृति व उसके अनुकूल अपने को समायोजित करने का प्रयास। अर्थात देखो, सामने वाला आपसे जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उनसे आप समायोजित करने का प्रयास कर रहे हो, उनके बातों को मान रहे हो। ठीक है, अर्थात उनसे आप भावनात्मक रूप से क्या हो गए हो, जुड़ गए हो।
ठीक है, आप उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो तो यही क्या है, सकारात्मक अभिवृत्ति कहलाता है। अब नकारात्मक अर्थात जब आप उनसे दूर होने का प्रयास करें, उनसे निगेटिव बातें करें ताकि वो निषेध हो जाए, है ना। अर्थात मान लो राजनीतिक पार्टी स्थान कुछ भी चीज की बात, अब राजनीतिक पार्टी की ही हम बात कर लें तो मान लो कोई नेता आता है आपसे चुनाव के पहले वोट मांगने, ठीक है। आप बोलते हो 5 साल जिता रहेगा कुछ नहीं करी तुम्हार नेता काबर तुमला वोट देबो, भाई ओकर से दूर होने का प्रयास हम कर रहे हैं कि ना, उनसे हम दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है निषेधात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अभी देखो यहां अभिवृत्ति तो हमने समझ लिया, अभिवृत्ति मतलब व्यवहार, ठीक है। अब एक और शब्द है, ये जो अभिवृत्ति है अब शिक्षा के क्षेत्र में कैसे होगा तो इसको भी पहले देख लो। तो शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का एक व्यवहार है जो उसके तीनों मनोवैज्ञानिक पक्ष, अब जब एक शिक्षक जब इस व्यवहार को परखता है तो वह क्या करता है, तीनों व्यवहारों को देखता है। क्या क्या, तीनों पक्ष जिसे मनोवैज्ञानिक पक्ष की श्रेणी में रखा गया है, एक तो ज्ञानात्मक पक्ष को देखेगा, भावात्मक और मनोयोगात्मक पक्ष, तीनों की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है, शिक्षण में। अब ये तीनों चीजें शिक्षण में समाहित है, अर्थात उनका सर्वांगीण पक्ष की हम बात करते हैं, चाहे उनके नैतिक मूल्यों की बात करें वो भी एक पॉजिटिविटी की ही बात की जाती है, ठीक है साथियों। तो अभिवृत्ति को आप समझ गए, ठीक है, ज्यादा इस पर हम डीप नहीं जाएंगे। एक और छोटा सा वर्ड आता है अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि एक और शब्द आता है, पहले आप अभिरुचि को भी देख लो, उसके बाद में हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या है अभिरुचि, देखो साथियों किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता है अभिरुचि। अर्थात ये क्या है, अभिरुचि मतलब किसी एक क्षेत्र या समूह व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता। अभिरुचि अर्थात किसी एक क्षेत्र में वो उनकी रुचि होना, ये अभिरुचि है। मान लो एक 6 वर्ष या मान लो 9 वर्ष, ठीक है, एक 9 वर्ष का बालक उनकी रुचि चित्र बनाने में है तो समझो उनकी वही अभिरुचि है। अर्थात उनकी जिस क्षेत्र में रुचि हो वही उनकी अभिरुचि कहलाता है, ठीक है। अर्थात उस क्षेत्र में उनकी विशेष क्षमता होती है। आप देखेंगे कई बालक क्या है, सिंगिंग में निपुण होते हैं, कई बालक क्या है, पेंटिंग में एक्सपर्ट होंगे, कई बालक क्या है साथियों, आप देखेंगे पाएंगे कि खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उसमें विशेष क्षमता उसके खेल में होती है, ठीक है। और यही अभिवृत्ति है, अर्थात किसी भी क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की एक विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता ही अभिवृत्ति कहलाता है। अब इसको परिभाषित रूप को पहले समझो। अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। आप देखो भाई एक 9-10 वर्ष का बालक की रुचि पेंटिंग में है, ठीक है ना। अब जब ये बड़ा होगा तो एक शिक्षक के नाते आपका कर्तव्य है कि उसकी रुचि अगर पेंटिंग में है उसको चित्रकला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ाने की कोशिश करो, है ना। उसको आगे उसी क्षेत्र में उनको जब कलाओं को और निखारने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें स्किल्स डेवलप किया जाता है और उनमें एक क्षमता, एक योग्यता विकसित की जाती है, तो वही क्या है, अभिवृत्ति है। समझ गए। देखो किसने इसको परिभाषित किया, हम ज्यादा इस पर नहीं आएंगे, समझ गए। अभिवृत्ति और अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि मतलब एक विशेष क्षेत्र में रुचि होना अभिरुचि है और अभिवृत्ति क्या है, व्यवहार, ठीक है। अभिरुचि और अभिवृत्ति को आप समझ गए होंगे।
अब हम बात करें साथियों, देखिए शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए बच्चों के प्रति। हम बात कर रहे हैं बच्चों के प्रति शिक्षा के दायित्व की। तो सबसे पहले शिक्षक का एक उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को ज्ञानवान बनाना, है ना भाई। एक शिक्षक हो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपका प्रथम कर्तव्य है कि बच्चे ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान में पारंगत हो, ज्ञानवान बनाए, है ना भाई। भाई वो शिक्षित रहेगा तभी तो वो समाज में सही तरीके से क्या कर सकता है, अंतः क्रिया कर सकता है ना। तो उनका जो है ज्ञानवान उनको बनाना एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व होना चाहिए बच्चों के प्रति, ठीक है। सुसंस्कृत, अच्छे व्यवहार, सुसंस्कृत होना चाहिए। अब सुसंस्कृत अर्थात वो अपने संस्कृति का संरक्षण करे, ठीक है। उसमें ये भी स्किल, योग्यता, कौशल या दक्षता जो भी कहें, एक शिक्षक का दायित्व है कि बालकों में विकसित करे। नैतिक मूल्य, ठीक है, उसके बाद आता है नैतिक मूल्य। अब शिक्षक का ये भी कर्तव्य है कि बच्चों में क्या लाए, नैतिकता का गुण। अब यहाँ नैतिकता का गुण से तात्पर्य क्या है साथियों, बच्चे अच्छा व्यवहार करें, उनका व्यवहार ऐसे हो कि झगड़ालू प्रवृत्ति के ना हो, संस्कारी बने, है ना, नैतिकता के गुण उनमें विकसित हो। ये कर्तव्य भी एक शिक्षक का होता है। और आप शिक्षक हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि आप बच्चों में वे सभी योग्यताएं विकसित करें जिनका विकसित करने का आपका दायित्व है बच्चों के प्रति। समझ में आ रहा है। देखो उसके बाद देखो इस पॉइंट को आप देखो, छात्र गीली मिट्टी की तरह होता है। सत्य है साथियों, आपने गीली मिट्टी से खेला होगा बचपन में, आप पाएंगे जो गीली मिट्टी रहता है ना, आप उसको जिस तरीके से या जो भी चीज़ आप बनाना चाहो, चाहे मिट्टी बनाओ, चाहे खिलौना बनाओ, मिट्टी से कुछ भी खिलौना बनाओ, गाड़ी मोटर, कुछ भी चीज़ आप बनाना चाहो गीली मिट्टी को बना सकते हो। ठीक वैसे ही जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, गीली मिट्टी की तरह है। और एक शिक्षक का दायित्व है कि उन बच्चों को अपने एक कहना चाहिए नैतिक, उनके कहना चाहिए आकार को ऐसे बनाया जाए कि वो नैतिकता के मार्ग पर चल सके, समाज के दृष्टिकोण से वो एक योग्य नागरिक बन सके, ये उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या आता है, शिक्षक माली की तरह है। अब देखो यहाँ शिक्षक को माली की तरह क्यों कहा गया। आप जानते हैं एक माली जो कि बगीचे या फुलवारी में लगे फूलों की कितना अपने माता पिता, मतलब वो अपने बच्चों की तरह सेवा करता है, छोटे से लेकर बड़े होते तक उनके किस तरीके से सेवा करता है, उनको सहेजता है, उनको सही तरीके से भरण पोषण रक्षण करता है और एक मतलब एक अच्छे फूल के रूप में उसको विकसित करने का कार्य करता है ना, ताकि वो फूल काम आ सके, महका सके बगिया को। ठीक वैसे ही एक शिक्षक का दायित्व है कि बच्चे को ऐसे नागरिक बनाना कि वह समाज में रहकर समाज की उन्नति और विकास के लिए अग्रसर हो सके, अर्थात उनमें नैतिक गुणों का विकास करना ही शिक्षक का कर्तव्य है। ठीक है साथियों। अब देखो एक चीज आप यहां पर याद कर लो, बच्चों की जो प्रथम गुरु होता है, ठीक है, माँ ही सबसे प्रथम गुरु है। सभी बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है। जब वो पैदा होता है तो अधिकांश चीजें वो अपने माँ से ही सीखता है ना, इसीलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। ठीक है ना। उसके बाद अब जो माँ प्रथम गुरु होता है उसके बाद में आता है शिक्षक। ठीक है, तो प्रथम गुरु माँ,
उसके बाद शिक्षक आता है। अब माँ का क्या है? सही भरण पोषण करना, बच्चों का विकास करना माँ का कर्तव्य है। ठीक है, परिवार वालों का कर्तव्य है। अब बच्चा 6 वर्ष का हो गया, बच्चों को क्या है? स्कूल जाना है ना भाई? बच्चों को अब स्कूल जाना है। अब यहां जिम्मेदारी हो जाती है एक शिक्षक की। अब शिक्षक क्या करे? तो सर्वांगीण विकास, शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या बन जाता है यहां? सर्वांगीण विकास। अब देखो, ये जो सर्वांगीण विकास है ना साथियों, हर चीज का विकास को जब समग्र रूप में रखा जाए तो वो सर्वांगीण विकास, चाहे नैतिक विकास कहें, चाहे सामाजिक विकास कहें, चाहे जितने भी विकास आए आपका, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी विकासों को जब एक शिक्षक बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करे तो वही क्या है? आपका सामाजिक सर्वांगीण विकास कहलाता है। ठीक है, तो देखो, अब शिक्षक का कर्तव्य है बच्चों में सर्वांगीण विकास लाना। उसके अलावा प्रतिभाओं की खोज, सेकंड पॉइंट भी इसमें देख सकते हो आप, है ना? फर्स्ट तो सर्वांगीण विकास है, सेकंड पॉइंट है प्रतिभाओं की खोज। कैसे भाई? एक 6 वर्ष का बालक आपकी कक्षा में पहली में एडमिशन लिया है। ठीक है, अब आप उस बच्चे का 6 वर्ष की उम्र से आकलन कर रहे हो। आप देख रहे हो बच्चे क्या कर रहे हैं, किस क्षेत्र में। अब उनकी प्रतिभाओं की भी आप खोज करोगे, उनमें कौन सा प्रतिभा है। जब बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों के किसी विशेष क्षेत्र में रुचि होती है, चाहे कला की बात करें, चाहे सिंगिंग की बात करें, चाहे किसी और की बात करें। अब बच्चों की प्रतिभा को आपको खोजना है कि बच्चों की प्रतिभा किस क्षेत्र में है। जब मिल जाएगी तो आपको क्या करना है? उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना है। तो ये भी क्या है? शिक्षक का दायित्व होता है। ठीक है ना? अब देखो, उसके बाद शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। देखो साथियों, यहां मनोवैज्ञानिक जो शब्द है ना, मैं इसको बता दूं। मनोवैज्ञानिक से तात्पर्य है बालकों के मन को समझकर उसको शिक्षा देने का गुण। कैसे? मान लो एक जैसे कक्षा में बालकों की रुचि आज पढ़ने में नहीं है, आप जबरन पढ़ा रहे हो, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना? दूसरी बात, प्रत्येक बालक की क्षमता, उनके समझने के स्तर अलग अलग होते हैं। अब उन्हीं बालकों को समझकर उनको शिक्षा देना ही मनोवैज्ञानिक शिक्षण है। ठीक है, और एक शिक्षक का दायित्व है कि बालकों को इसी तरीके से शिक्षा दिया जाए। तो चीजें समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये चीजें अभी आपने समझ लिया होगा। अभिवृत्ति, छात्रों के प्रति एक शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए। प्रथम गुरु माँ है, उसके बाद शिक्षक की बारी आती है ना? सर्वांगीण विकास शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण एक शिक्षक को रखना चाहिए। ये तमाम चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बस इसको समझना है। ठीक है, चलिए अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। कुछ एमसीक्यूज हम लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपकी शैक्षणिक दृष्टिकोण से, है ना? आपको उन्हीं एमसीक्यूज पर बात करना है, आंसर देने का यदि आप चाहो तो प्रयास कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई, पहला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? देखो, आप एक शिक्षक हो, आप पढ़ाने से पूर्व ना, शिक्षण मतलब पढ़ाना होता है, पढ़ाने से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर आपको चेक करना है। जैसे आप पढ़ा रहे हो, बच्चा उस विषय या उस टॉपिक के बारे में कितना जानता है। जैसे आपको मान लो कक्षा में जोड़ पढ़ाना है, अब पहले आप ये जान लो कि बच्चा कितना जानता है। जोड़ने के लिए संख्या की जानकारी होनी जरूरी है। क्या बच्चा संख्या के बारे में जानता है?
है ना भाई, जरूरी है कि नहीं है। सीधा आप एक दो गिनती सीखा ही नहीं है बालक और आप डायरेक्ट उसको जोड़ सिखा दोगे तो वो जानेगा क्या, नहीं। तो पहले आपको जानना है कि बच्चा का स्तर क्या है, उसको कितना आता है, ठीक है। तो ये पूर्णतः हम इससे सहमत है, इस बात से कि बच्चों के स्तर अवश्य जानना चाहिए। समझ रहे हो ना, चीजों को समझो भाई, बहुत सरल है। हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं बहुत सरल तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आप आओ और समझो, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे। अब मान लो आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, ठीक है ना भाई, आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो क्या करोगे। देखो, ऊंचे स्वर में बोलना। अब ऊंची आवाज में आप बोलोगे क्या, मेज पर मुक्का मारकर ढाए ढाए आपने जो टेबल जिस पर बैठे हो मेज है उसमें मारकर हल्ला शांत कराओगे, धीमी आवाज में बोलकर या चेतावनी। तो भाई पहले बच्चों को बोलोगे ना, चेतावनी दोगे कि नहीं दोगे। आप ऊंचे स्वर में बोल ही नहीं सकते, कितना बोलोगे भाई, गला खरखराने लगता है। मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूं, मैं भी जान रहा हूं कंडीशन। मेज को तो आप भाई उसका गुस्सा, बच्चों का गुस्सा ढाया ढाया उसी में थोड़ी उतार दोगे जी। और धीरे बोलोगे तो बच्चे क्या समझेंगे। तो चेतावनी देकर बच्चों को बोलोगे कि बच्चों हल्ला शांत करो, चुप रहो, शांत रहो, चुपचाप पढ़ो, भाई चेतावनी दोगे ना उसको तो डी आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है जैसा हम कर रहे हैं। आप उन प्रश्नों को ना साथियों काटते चले जाना जो उसका उत्तर नहीं रहेगा। देखो प्रश्न 3, अब छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य उद्देश्य। अब सिनेमा जानते हो ना, जो देखते हैं। अब एक छात्र के लिए सिनेमा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, है ना। एक मुख्य दोष की बात की जा रही है, उद्देश्य नहीं, दोष। दोष अर्थात बुराई भी हम यहां कह सकते हैं। वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, क्या ये दोष है। वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, क्या ये दोष है। वे जीवन के बारे में अवास्तविकता तस्वीर बनाते हैं। देखो भाई, एक चीज आपने गौर किया है, जो मूवीज में, पिक्चर्स में, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो सत्य नहीं होता। क्या होता है, वो सिर्फ रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। और अवास्तविक चीजों को हम अपने जीवन की वास्तविकता मान लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और यही सिनेमा का मुख्य दोष है एक छात्रों के लिए। इसीलिए आप देखेंगे जब बालकों को क्राइम से रिलेटेड कुछ दिखाया जाता है तो उनके मन में वो घर कर जाता है। वो बच्चे, कई बच्चे क्या है, क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं, है ना। तो क्या है, सिनेमा का मुख्य दोष यही है कि वे जीवन के बारे में अवास्तविक एक तस्वीर बना लेता है, ठीक है ना। सी समझ रहे हो। चलो भाई अगला प्रश्न, प्रश्न 4 देखो। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, ठीक है। यहां बात की जा रही है अनुशासन की। तो अनुशासन के मामले में एक कक्षा अर्थात कक्षा में एक ऐसी कक्षा है जहां पर अनुशासन ही नहीं है, बच्चे मतलब अनुशासित नहीं है, हल्ला कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है उस स्थिति में, तो छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे, छात्रों को दंडित या भय दिखाएं। ऐसा कभी भी आप याद रखना, बच्चों को एक शिक्षक हो मार नहीं सकते, उनको डरा नहीं सकते, ठीक है। अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करें भाई, उसको आपको अपने तरीके से उनको हैंडल करना है। इसमें कोई दूसरे के विधियों का आप उपयोग नहीं करोगे, ठीक है ना। मॉनिटर से कहें कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताए, उचित की बताना है आपको। तो आपको क्या करना है, छात्रों के व्यवहार, अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करना है, उसको समझाना है कि बेटा सही व्यवहार करो, है ना।
होगी, अच्छे से रहोगे, अच्छे से व्यवहार करोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे। इस तरह से उनको अच्छा व्यवहार करने का क्या करोगे, आग्रह करोगे बच्चों को, है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखो ये 5वां प्रश्न है, समझो, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अब देखो, छात्र हमेशा अनुशासित रहे, इसके लिए आपका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। उनसे प्रश्न पूछेंगे। कक्षा में आप पढ़ा रहे हो ना, अब बच्चे कक्षा में आपके पढ़ाते समय तक कम से कम अनुशासित रहे, इसके लिए उनसे आप प्रश्न पूछेंगे। उनको शोर करने को कहेंगे, ये तो आएगा ही नहीं। उनके नियमों का पालन करवाएंगे, ये भी कतई नहीं। बच्चे को जबरन आप करवा ही नहीं सकते साथियों, ठीक है। उनसे प्रश्न पूछ, भाई उनसे बार बार कितना प्रश्न पूछोगे आप अनुशासन में लाने के लिए, है ना। उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। हाँ, ये सही क्यों होगा, आप उनको कुछ न कुछ ऐसा उत्तरदायित्व देंगे कि वो अनुशासित रहे, है ना, तभी उसके व्यवहार में भी वो चीजें आ जाएंगी। समझ रहे हो ना। तो आपको इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न 6 देखो, 6वां प्रश्न क्या है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। स्वयं अनुशासित हो जाए बच्चे, उसके लिए उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, ठीक है। उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। हाँ भाई देखो, बच्चे ना अंदर से मोटिवेट हो, उसके लिए आपको उसको मारोगे ना तो बच्चे मोटिवेट नहीं होते। आपको बच्चों को यदि अंदर से मोटिवेट करना है ना, उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ, उनको ऐसी मूवी दिखाओ जिसमें कुछ मोटिवेशन की बात हो, बच्चे प्रोत्साहित हो, तो स्वयं अंदर से उसमें क्या होगा, अनुशासित वो बालक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, उनके अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। अब उसको परिचित कराने के लिए अच्छे आचरण करने वाले गुरुजी से मिलाओ, ऐसे छात्रों से मिलाओ जो कि अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है ना। तो क्या है, बच्चे में भी वो व्यवहार आएगा, ठीक है। अब देखो 7वां, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं, ठीक है। एक शिक्षक, देखो विद्यार्थी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहता है, क्योंकि जब वो कक्षा में आता है तो बहुत सारे विषयों को उनको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। अब उनके उसी चिंता को एक शिक्षक के रूप में आपको दूर करना है, उनको बचाना है, तो क्या करोगे, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये चीजें तो नहीं कर सकते भाई छोटे से बालक, वृत्तिक दृष्टिकोण भी नहीं, मानवीय धारणा से या नैतिक, हाँ ये नैतिक धारणा से। कैसे नैतिक धारणा से भाई, मानसिक रूप से बच्चा तनाव में है, अब उनके नैतिक तरीके से आप उनको समझाओगे, नैतिक मतलब नीतिगत सही तरीका, ठीक है ना। आप उनके माध्यम से बालकों को बताएंगे, समझाएंगे, परिचित कराएंगे, तो बालक की क्या है, उनका तनाव कम होगा, ठीक है ना। 8वां देखो, अब बच्चों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे। एक शिक्षक हो, आपको बच्चों को चिड़ियाघर ले जाना है टूर में, तो क्या करोगे भाई आप, है ना, बच्चों को घुमाने आपको ले जाना है चिड़ियाघर। तो अब एक अध्यापक हो, अब वहां आप लेके गए हो, तो बच्चों में क्या चीज को आप अवलोकन करते रहोगे, छात्र जानवरों को न छेड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, ठीक है, और छात्र आपस में न झगड़ें। देखो भाई आप चिड़ियाघर ले जा रहे हो ना, याद रखना इस बात को, चिड़ियाघर में खूंखार जानवर भी रहते हैं। अब यहाँ जानवरों को बच्चे ना छेड़ें, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर पिंजड़े में वो हाथ डाल दिया, उसके हाथी को काट देगा, समझ रहे हो ना, तो हाथ नहीं निकालना, खाने को नहीं देना। भाई अब शेर है पिंजड़े में बंद और आप उसको खाने को दोगे, तो वो बचाएगा क्या आपको, नहीं बचाएगा।
तो बिल्कुल जानवरों को वो नहीं छेड़े, न उनको हाथ उनके पास ले जाए, उनसे दूर रहे। ये सब चीजें क्या है, एक शिक्षक के नाते आपको बच्चों को बताना है, समझाना है, अवलोकन भी करना है जब आप उसको चिड़ियाघर में ले जा रहे हो। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपके आते हैं साथियों, है ना। देखो प्रश्न क्रमांक 9 है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और अब कक्षा में वो प्रदर्शन कर रहा है ना, एक छात्र अब सिर दर्द बन जाता है। एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है। तो अब देखो, अब कक्षा में एक बच्चा, आप एक शिक्षक हो, कक्षा में गए हो, अब बच्चा प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है, तो वो आपके लिए सिर दर्द बन रहा है। मतलब आप मन में सोच रहे हो, दिन भर टूरा कचर कचर करत रे काव काव, है ना, आपके लिए सिर दर्द है। उस स्थिति में आप क्या करोगे? कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, ये तो नहीं भाई, आप परेशान हो ना उस बालक से। उस स्थिति में आप सोचो, आप परेशान हो, अब आप सोचो क्या करोगे उस बच्चों के साथ। छात्रों को बुलाकर व्यक्तिगत रूप में समझाऊंगा, ये बिल्कुल सही होगा। अब वो एक चीज हमेशा याद रखना, यदि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो उनको सभी बच्चों के सामने कभी मत डांटना। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चे हीन भावना में ग्रसित हो जाते हैं और उसको शर्म आने लगता है, क्योंकि उसके बच्चों के सामने जब आप उसको समझाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसको कोशिश करना, आप व्यक्तिगत बुलाओ और बुला करके उस बालक को आप समझाओ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 10वां देखो, इसमें क्या कहता है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है। भाई आपके छात्र हैं, आपकी छात्रों की रुचि खेल के क्षेत्र में हो इसके लिए आपको क्या करना है, उसमें खेल के प्रति रुचि लाना है ना बालकों में। तो उनको बड़े बड़े मैच खिलाना, अभी रुचि लाना है भाई, इतना बड़ा मैच थोड़ी खिलाओगे। अब छात्रों को खेल का सम्मान देना, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना। लेकिन ये तीनों चीजों से ज्यादा रुचिकर क्या होगा, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं जब आप खेलोगे ना, तब बच्चा इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्ट लेता है। मैं स्वयं इसको किया हूं और मैं देखा भी हूं। जब आप बच्चों के साथ बच्चा बनते हो ना साथियों, तब बच्चे भी आपकी ओर रुचि लेते हैं और पढ़ते हैं। यकीन देखो, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं। मैं जिस दिन कुर्सी में बैठा रहता हूं ना अपने यहाँ अपनी कक्षा में, बच्चों के यदि जिस दिन मैं बच्चों के पास बैठ जाता हूं, दरी में जो चटाई रहती है ना, टाट पट्टी, उसमें, तब बच्चा क्या है, खुश हो जाता है ना। तो बच्चों के साथ जब आप बच्चा बन जाते हो ना, तब क्या है, बच्चे रुचि लेने लगते हैं। और यही आपको भी करना है। आप खेल के मैदान में हो, छात्रों के साथ आप स्वयं खेल लो, तब आपकी ओर बच्चे आकर्षित होंगे, रुचि पैदा होगी। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। बिल्कुल सटीक तरीके से हम ऐसी चीजों को सार्थक, मैं जो जिस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूं ना, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, तभी आप बेहतर कर पाओगे। देखो 11वां, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। अब किसका विकास होना चाहिए भाई आपकी दृष्टि से? काम में लगन है तो उसका विकास, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व या धर्मानुराग। अब देखो, आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है एक छात्रों में, और आपका उद्देश्य है बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करो। आप देखना जब आप बच्चे को बताते हो ना शब्द जोड़ के पढ़ना, जैसे आचार, आपने बच्चों को कहा इसको पढ़ने को, अब बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, तो बच्चे को यदि ये पता भी होगा तब भी बच्चा सामने आकर नहीं पढ़ सकता। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में
आत्मविश्वास पैदा करे, तभी वो क्या है सामने आएगा। और जिस बालक में आत्मविश्वास की कमी होती है ना साथियों, वो ना तो सही तरीके से प्रश्न करता है। आप बीच में कक्षा में पढ़ा रहे हो, आप बोलोगे ना कि कौन कौन से बच्चों को समझ में नहीं आया पूछ सकते हो, वो नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी है और इसी कमी को आपको दूर करना है। समझ रहे हो ना? ठीक। देखो 12वां प्रश्न देखो, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना। भाई आप छात्रों का विश्वास जीत सको, आप उनके लिए एक अच्छे शिक्षक बनो, उसके लिए आपको बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। पिता जैसा व्यवहार करना है, माता जैसा व्यवहार करना है, गुरु जैसा व्यवहार करना है या मित्र जैसा। तो मित्र जैसा व्यवहार करना है। क्यों? अभी इसके कुछ एक दो प्रश्न पहले मैंने आपको कहा बच्चों के साथ बच्चा होना है, और बच्चा हो गए मतलब बच्चों के साथ भी आप खेलने लगे, मतलब उसके मित्र ही तो बन गए ना भाई। मित्र ही तो खेलता है ना मित्रों के साथ, तो आपको मित्रों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी आपसे बच्चे छोटी छोटी बातें क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है ना? समझ रहे हो चीजों को? तो ये चीजें जरूरी है। देखो प्रश्न 13 क्या है, कला शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, भाई बच्चों की ध्यान कला के क्षेत्र में हो, लेकिन कब होगा इसके लिए आप कैसे करोगे? तो उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, ये तो गलत है भाई। उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगी। यहां पर देखो अब बच्चे तब तक, अब देखो बच्चे ध्यान केंद्रित कब नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं करोगे। तो ये ही इसका उत्तर होगा ना। पहले तो आपको बताना पड़ेगा समझ रहे हो ना, कि कला के क्षेत्र को बताना चाहिए। बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, यदि इस क्षेत्र में जाएगा बेटा तो बड़ा आदमी बन जाएगा, पढ़ लिख के एक नाम वाला आदमी बन जाएगा, पूरा दुनिया तुमको जानेगा, है ना। इसलिए आप इनकी अच्छे से इस क्षेत्र में यदि रुचि है तो बढ़िया पढ़ाई करो, है ना। उसमें क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा पैदा करना है। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें यहां से निकल कर आती है। ठीक है ना। प्रश्न 14 देखो, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की, कि अब देखो विद्यालय में शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि उनकी सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी एवं कुशलता बढ़े या प्रतिष्ठा बढ़े। तो भाई बच्चों को शिक्षा क्यों दी जाती है विद्यालयों में, उनको जानकारी हो, उनको ज्ञान मिले, उनको कुशलता अर्जित हो, है ना। यही चीजें तो आएंगी ना। ठीक है ना। ओके चलो प्रश्न क्रमांक 15, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है। अब देखो आपकी कक्षा में हैंडीकेप्ड है, शारीरिक रूप से कोई दिव्यांग बालक है। दिव्यांग मतलब समझते हो ना, मतलब दिव्यांग विकलांग जिसे बोलते हैं, वो दिव्यांग बालक है यदि आपके कक्षा में, तो क्या चीजें आवश्यक है, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा, भोजन आवास की सुविधा। तो देखो भाई यदि आपके कक्षा में दिव्यांग बालक है तो शौचालय की सुविधा अच्छे से हो, है ना भाई। पैर से यदि वो अच्छे से नहीं चल पाता, उसको बैठने उठने में परेशानी होती है, और प्रवेश की भी व्यवस्था, ठीक है ना। कक्षा में प्रवेश के लिए एक साइड दिव्यांग लोगों का अलग से बना होता है, आप सभी जगह आप जाओगे ना तो आपको ये चीजें मिलती है। ठीक है ना। तो दिव्यांग बच्चों के लिए उचित सुविधा होनी चाहिए। ठीक है साथियों। देखिए एमसीक्यूज बहुत सारा है, लेकिन हमको क्या है ज्यादा चर्चा नहीं करना। हम 15-16 प्रश्न इसीलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, किसी भी प्रश्न को आपको चिंतन करना है। और एक चीज मैं बता दूं, शिक्षण अभिरुचि में काफी लंबा वक्त व्यतीत होता है ना। आपको
ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना है। 1 मिनट से ज़्यादा तो आप लो ही मत, याद रखो इस बात को। एक प्रश्न को आप 30 से 40 सेकंड में ख़त्म करो भाई, द एंड। 1 मिनट से यदि ज़्यादा ले लिए ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये शिक्षण अभिरुचि, चिंतन, मनन, एनालिसिस से रिलेटेड विषय है। इसमें समय ज़्यादा व्यतीत होता है, मैं पहले से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चूंकि मैं आपको समझाया हूँ इसलिए मैंने धीरे किया है, अदरवाइज मैं इसको स्पीडली चलाता तो फिर जल्दी से हम 30 क्वेश्चंस को कर लेते, आपको समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आपको ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे साथियों। इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। ये टॉपिक ऐसे ही, इसमें शिक्षण अभिरुचि में छोटे छोटे ही टॉपिक हैं और हम उसी को करते चलेंगे, ठीक है। एक एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म करते चलेंगे, ज़्यादा दिन का सवाल नहीं है। 8-10 दिन में ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 30 आउट ऑफ 30 के आप लायक बन जाओगे, 30 पर 30 के लायक आप बन जाओगे। और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप में टैलेंट कितना है और आप कितना ला सकते हो। समझ रहे हो ना बातों को। तो आपको इन सब चीज़ों को साथियों ध्यान देना है ना भाई। तो चलिए आज की सेशन हम यही विराम देंगे, कल फिर नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी। जो भी साथी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने उन साथियों तक भी साझा करेंगे जो कि प्री बीएड या प्री डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी शुरू कर दिए हैं। वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस हैं। हम किसी भी प्रकार की शुल्क पढ़ाने के लिए नहीं लेते हैं, सभी के लिए निःशुल्क है। सभी वर्ग के साथी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल है सीजी जॉब एजुकेशन। यदि आपको चैनल नहीं मिलता साथियों तो विमल सर करके आप सर्च कर सकते हैं, VIMALSIR, विमल सर करके आप जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करोगे हमारे चैनल का वीडियो आ जाएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, लोगो आ जाएगा और आप लोगों में जा कर के हमारे चैनल में जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्लेलिस्ट में जा कर के आप प्री बीएड और प्री डीएलएड के जो वीडियो है उसको बिल्कुल आप देख सकते हो। वहाँ पर हमने बिल्कुल जमाया हुआ है। अभी 1-2 ही क्लास हुआ है, सभी वीडियोस वहाँ पर जाके हमने स्टेप बाय स्टेप प्ले लिस्ट में डाल रखा है और डालते जा रहे हैं। तो वहां से भी आप जाकर के सब वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए साथियों आज की सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़ महतारी।